हेलो दोस्तों, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक लेक्चर की जो सेशन हो रही थी, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज वेव के बारे में। जैसा कि हम पिछली क्लास में हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हम क्या समझते हैं और उसके बारे में उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, उनको हम लोग अच्छे से सीख लिए थे और अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन भी कर लिए थे। आप सब लोगों ने ये काम कर लिया है, ऐसा आप लोगों से हमारी अपेक्षा है और करेंगे भी क्यों ना। आप लोग कंटिन्यूअस इस सेशन को देख रहे हैं तो आप लोग ये करते जाइएगा तो बस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा और बहुत ही मज़े में। और हम एक बात और भी बोलेंगे दोस्तों कि अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको किसी बुक को देखने की। आई थिंक अगर आपके पास फ्री टाइम है देन आप देख सकते हैं, बट आप होता ना कि सर हम कौन सा बुक ले, भाई आप बुक उठा कर देख लेना, किसी भी बुक से आपको सफिशिएंट मटेरियल मिलेंगे, कोई भी बुक उठा कर आप देख लोगे, है ना। सो डैट आपको कोई ज़रूरी नहीं है बुक लेने की, अगर मेरे अनुसार से देखा जाए तो। बट अगर आपकी अदर इंटरेस्टेड है, मतलब कि सर मेरे पास बहुत टाइम बचता है तो हम क्या करें, भाई पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन आपके यहाँ जितना मटेरियल हम दे रहे हैं उसके बाद कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बुक की, बात ध्यान रखिएगा। मतलब सफिशिएंट है, दैट्स इनफ। मटेरियल बनाते ही ऐसे कि आपके लिए पूरी तरह से इनफ। आप देख लो जिस जो मटेरियल हम आप प्रीवियस मटेरियल आप देखते आओ, है ना, और अपनी किसी भी बुक प्रकाशन की आप बुक उठा के देख लो मटेरियल से, दैट्स इनफ, है ना। सो आप टेंशन मत लो किसी बुक के लेके। हाँ, जो मैथ के लेके हम आपको जो बता रखे हैं तो वो तो ठीक है, बाकी जो पेपर्स हम पढ़ा रहे हैं आप उसमें देखिए मटेरियल आपको इनफ मिलेंगे, चाहे वो फिजिक्स की मटेरियल हम आपको दे रहे होंगे सो भी देखिएगा आप, और किसी चीज़ कंपेयर कर लीजिए। आप सिर्फ मेरे लेक्चर्स को नोट डाउन करते जाइए अच्छे से, एकदम ज़बरदस्त। और इससे बाहर भी नहीं आने, क्योंकि हम अल्टीमेट लेवल पे लेके चल रहे हैं आपको, मैक्सिमम जो हो सकता है, और सिलेबस से बाहर भी नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग इसमें आगे। आज आपको समझाते हैं वेव को, ठीक है। वेव, क्योंकि हमको पता चला क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव होता है, हालांकि बाद में पता चला कि इसमें पार्टिकल नेचर भी होता है। अब ये वेव नेचर पार्टिकल नेचर सर क्या कह रहे पता नहीं पड़ रहा है, तो पहले तो आप वेव को समझ लो, उसके बाद हम आपको समझाएंगे सारी बातें, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों वेव के बारे में। वेव के बारे में क्या कहना है सर, हम लोग पढ़ते आए तरंग, वेव पढ़ते आए सर, ये वेव। दोस्त वेव नहीं, कुछ नहीं, देखिए मामला को समझिए। हम लोग देखते ना फॉर्म, हमारी दुनिया फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी में हम लोग तो देखते हैं कि हमारे आसपास लाइट एनर्जी है, सन से आ रही एनर्जी है, पानी में। तो देखिए अब नॉर्मल बात आपको समझाते, वेव को समझने के लिए समझिए। अभी बात ध्यान सुनिएगा, देखिए ध्यान से, इस सबको बाहर जाने दीजिए और प्लेन पेपर आ जाने दीजिए, और चलिए अब मजाक करते हैं इस पे। दोस्तों देखिए ध्यान से, यहाँ है एक पॉन्ड, ठीक है, ये क्या है, पॉन्ड। अब इस पॉन्ड में है पानी, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, ये लड़का यहाँ बैठा हुआ नदी के किनारे कभी बैठ के और पानी में पत्थर की पत्थर में पानी में पत्थर, ओके, पानी में पत्थर फेंके हैं, ठीक है। अब देखिए पानी में जब पत्थर हम फेंके हुए हैं दोस्तों, तो जब ये पत्थर जब हम फेंकते हैं तो दोस्तों देखिए ध्यान से, ये अभी पानी जो है हमारी पानी पूरी तरीके से बैलेंस है, इसमें किसी तरीके की कुछ उथल पुथल, तालाब है, नदी नहीं है, नदी का पानी बहता रहता है। दोस्त तालाब और नदी में अंतर क्या होता है, पानी तालाब का पानी जो होता है वो स्थिर रहता है, नदी की पानी चलता हुआ रहता है। तो पॉन्ड है हमारे पास, है ना, तो पॉन्ड में पानी स्थिर है। अब ये लड़का क्या किया, शाम में गया और इसको पत्थर फेंकने का मन किया, पत्थर फेंका तो यहाँ पे क्या देखा कि पत्थर, अभी तक इसमें कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही ये पत्थर आया तो ये पत्थर क्या किया, इस पानी में एक घटना पैदा किया, एक इवेंट पैदा किया, एक डिस्टर्ब कर दिया। पहले से पानी के जो मॉलिक्यूल होंगे सब आपस में मिलजुल के रह रहे थे, ये कहा नहीं हम तुम लोग को मिलजुल के नहीं रहने देंगे, रू टबक, है ना। जैसे ही ये पानी में डाला पत्थर, दोस्तों ये क्या किया, उसको डिस्टर्ब किया। क्या किया, डिस्टर्ब किया। तो जब डिस्टर्ब हुआ मॉलिक्यूल, तो वो मॉलिक्यूल सब आपस में वाइब्रेट करने लगे, और वाइब्रेट करने के कारण इस तरीके से आपको एक वेव आगे की ओर चलता हुआ दिखाई दिया। तो ये लड़का सोचा कि भाई आखिर ऐसा हो क्या गया, तो वो देखा क्या कि हमारे पास था एक पत्थर, अब ये पत्थर उठाए और हम इसको फेंके
तो फेंके तो क्या हुआ, इस पत्थर में मास था और हम उसको वेलोसिटी दे दिए तो उसके पास आ गया एनर्जी। क्योंकि अब एनर्जी कैसे है वो बात समझना है तो बीच जब पत्थर जा रहा था पानी में उसके बीच में जाके खड़ा हो जाइए, फिर पता चलेगा कि एनर्जी है कि नहीं है कि नहीं। तो देखिए ध्यान से कि जब पत्थर फेंका वो तो उसके पास आ गया एनर्जी। अब कहीं एनर्जी जाएगा तो भाई हल्ला तो मचाएगा, एनर्जी कहीं भी है तो हल्ला मचाएगा। जैसे अब कोई खड़ा है जाकर धक्का दिए तो एनर्जी, अपना एनर्जी हमारे पास कुछ था वो ट्रांसफर किए तो भाई धक्का दिए तो कुछ ना कुछ हलचल तो मचाएगा ही। तो ये एनर्जी जो है, ये पत्थर नहीं पुट अप हुआ, ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, ध्यान रखिएगा। ये एनर्जी क्यों एनर्जी है, पत्थर देखिए पत्थर के पास मास है, मास के साथ उसको वेलोसिटी दिए तो इसके पास कुछ एनर्जी हुआ, वो एनर्जी यहाँ गया और वो एनर्जी यहाँ पे इस मॉलिक्यूल सबको डिस्टर्ब किया। अब जो एनर्जी हम इसको यहाँ पे दिए, अब एक छोटा पत्थर डालेंगे तो उसके पास कम एनर्जी होगा तो कम डिस्टर्ब करेगा। अब बड़ा पत्थर लेकर मारेंगे तो हम लोग भी बदमाशी करने में कम तेज थोड़ी थे, छोटका डाल देते बड़का फिर बड़ा फेंक के देखते तो क्या मजा आया, ढाक है ना। तो वो सब चीज़ें देखे हुए। तो कहने का मतलब सीधा सा है ये कि ज़्यादा एनर्जी पुटअप कर रहे थे तो ज़्यादा हमको डिस्टर्बेंस ज़्यादा देखने को मिल रहा था। और कुछ नहीं, वह जो एनर्जी आया हुआ है, अब बताइए क्या आप नहीं देख रहे हैं कि छोटा जब पत्थर फेंक रहे हैं तो कम में एनर्जी आ रहा है, तो कम में इस तरह का डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है। जब बड़ा पत्थर फेंक रहे हैं तो बहुत देर तक दिखता है और ये डिस्टर्बेंस ज़्यादा दिखता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि भाई जो एनर्जी हम यहाँ दिए वही एनर्जी अब ट्रांसफर हो रहा है। और ट्रांसफर होता है तो हमको दिखता है कि पानी एक लेवल से ऊपर और नीचे होते हुए दिखाई देता है। तो हम कहते हैं जो एनर्जी हम दिए ना वो इस तरीके से जा रहा है और इस तरीके से वो एक फिक्स पैटर्न में जब ये मूव करते हमको दिखाई दिया तो हम लोग कहें कि भाई इस तरीके से ये मूव कर रहा है जो एनर्जी हम दे रहे हैं, हम लोग कहें कि भाई इसको नाम दिया गया क्या, ये एक वेव है। क्या है, वेव है, एक वेव के रूप में ट्रेवल कर रहा है। सेम ऐसे रस्सी से होता है, रस्सी पहले पकड़े हुए सीधा कोई फर्क नहीं पड़ता, जर्क मारे तो हमारे पास जो एनर्जी था हम रस्सी में ट्रांसफर किए। अब रस्सी में ट्रांसफर किए तो उसके पार्टिकल डिस्टर्ब होना शुरू किए और डिस्टर्ब होगा तो इस तरीके से वो अपना एक स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया और हम लोग इसको कहें क्या कि ये हमारा वेव है। तो हम लोग सीधा कहेंगे कि भाई जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या है, या तो हम कहेंगे कि ये वेव एक तरह का डिस्टर्बेंस है जो हम डिस्टर्ब किए, जो डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा है, जो पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया जा रहा है वो डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा है। या फिर हम ये कहेंगे कि हम जो एनर्जी पुटअप किए वो एनर्जी ट्रेवल कर रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे वेव के बारे में कि भाई वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी है, ठीक। या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वेव एक डिस्टर्बेंस है, एक डिस्टर्बेंस हम क्योंकि पार्टिकल को हम क्या कहें डिस्टर्बेंस, जो डिस्टर्बेंस आगे ट्रेवल कर रही है, तो यही है वेव। अब इस तरीके के, अब जब ध्यान समझ रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो वो आगे जब बढ़ते जाता है तो वो जब बढ़ता है तो आप आसपास इस तरह से एक फील्ड बनाते चलती है जो जस्ट लाइक हमारे वेव की होती है। तो वेव की तरह नहीं होती है, हम आपको वेव की तरह वेव ही होती है, हालांकि जिसमें आपको बताएंगे आगे चल के कि दो नेचर पाया गया तो आगे चर्चा करेंगे। तो अभी आप ये समझ गए कि भाई हम लोग वेव के बारे में एक बात कह सकते हैं, वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसमें लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसमें कोई पार्टिकल मूव नहीं करता है। जब वेव मूव करती है दोस्तों, जब वेव मूव करती है तो इसमें पार्टिकल मूव नहीं करता है। पार्टिकल क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, इसको धक्का दिया तंगा, फिर इधर धक्का दिया इधर, और इस तरीके से ऑसिलेट करती है। पार्टिकल नहीं मूव करती है। पार्टिकल जैसे रस्सी होता है ना, तो रस्सी ऐसे करते हैं तो पार्टिकल मूव नहीं करती है, पार्टिकल ऑसिलेट करती है। और वेव एक इफेक्ट होता है, उस ऑसिलेशन के कारण जो इफेक्ट होता है, जो प्रभाव होता है वो आगे बढ़ती है। बस समझ आ रही है। तो हम ये कहेंगे कि वेव एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जिसमें जो मीडियम की पार्टिकल है वह मूव नहीं करती है, मीडियम की पार्टिकल मूव नहीं करती है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। या फिर हम कह सकते हैं वेव एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है। ये दोनों बात आपको अच्छे समझ में आए, जिसमें आपको अगर ये बात अभी जो आपको समझाए है उस बात से आप अगर इस वेव को देखो दोस्त ग्राफिकली तो आपको ये चीज फील हो रहा होगा कि देखिए ये वेव आगे बढ़ रहा है लेकिन पार्टिकल देखिए एक पोजीशन से ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, पार्टिकल उसी के देखिए, ये जो इस पार्टिकल को देखिए ध्यान से, ये ललका वाला पार्टिकल यहाँ पे देखिए, लाल वाला पार्टिकल को देखिए, गौर से देखिए, हम एक लाइन पार दिए, देखिए तो क्या कर रहा है, देखिए तो उसी लाइन पे ऊपर नीचे कर रहा है, क्या आगे बढ़ रहा है,
नहीं बढ़ रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर नीचा ऑसिलेट कर रहा है। ये आगे बढ़ते हुए दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। देखिए उसी लाइन पे ऑसिलेट कर रहा है। कुल मिला के कहना ये है मेरा कि दोस्त ये जो वेव है, ये इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं, इसके पार्टिकल आगे नहीं बढ़ते हैं। वेव ऐसे बढ़ रहा है आगे की तरफ, लेकिन पार्टिकल इसी पे ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर नीचा। तो हम लोग क्या कहेंगे वेव के बारे में कि वेव इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये तो देख ही लिए हम लोग। अच्छा, अब फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो वो आगे बढ़ता है, एनर्जी वही तो बढ़ रहा है, ट्रांसमिट होता है। विच ट्रांसमिट वन पैलेस टू अनदर पैलेस। अभी देखे थे जब पत्थर मारे तो एनर्जी आगे बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था? तो हम कहेंगे विच ट्रांसमिट वन पैलेस टू अनदर पैलेस विदाउट ट्रांसपोर्ट द मैटर नहीं बढ़ेगा, मैटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। जो उस मीडियम में, जैसे पानी में पत्थर ठीक है, पानी में जब पत्थर मारे दोस्तों, तो पानी के जो पार्टिकल हो वो ऑसिलेट किए, ना कि पार्टिकल आगे बढ़ गया। हाँ, ऑसिलेशन के कारण जो प्रभाव था वो आगे बढ़ते हुए दिखा, यानी जिसको हम कहते हैं वेव का वेलोसिटी, वेव बढ़ रहा है। लेकिन पार्टिकल क्या उसी पे? दो तरह की वेलोसिटी यहां दिखने को मिलेगा आपको। एक ये जो पार्टिकल है, यानी इस पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है दोस्तों, और एक वेलोसिटी आपको देखने को मिलेगी कि ये जो इफेक्ट है वो आगे बढ़ते हुए दिखेगा इस तरह से, यानी ये वेव वेलोसिटी। पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, मूव कर रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा आगे की ओर, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। तो हम लोग समझ गए कि वेव इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर वन पैलेस टू अनदर पैलेस विदाउट ट्रांसपोर्ट द मैटर। बिना मैटर को ट्रांसपोर्ट किए हुए एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ये वेव होता है। अब दोस्त इस तरीके का हमको एक पैटर्न जब दिखा, हमको इस तरह के पैटर्न, तो जब पैटर्न दिखा तो हम लोग, अच्छा आगे चल के इसी में आपको बताया कि वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी, इसके लेके आपको बताया गया ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जब वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी की जो मामला होता है दोस्तों, इस दोनों में अगर एक ही डायरेक्शन में, इसी में वाइब्रेट भी कर रहा है, वेव भी उधर से डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो दोस्तों आप वेव को हम लोग दो प्रकार में बांट लिए, लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। हालांकि यहाँ पे हमको उसकी चर्चा भी करने की जरूरत नहीं, तो चलते हैं। अगर दोनों परपेंडिकुलर होता है, जैसे इस केस में दोनों परपेंडिकुलर है, एक इधर की ओर, एक ऊपर नीचा कर रहा है, वो बढ़ रहा है, तो आपस में क्या है, एक ऐसे है और एक ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है वेव, ये परपेंडिकुलर है। तो इस केस में दोस्तों ये क्या होगा, ये ट्रांसवर्स वेव होता है। तो इसकी चर्चा अभी हम नहीं करते हैं, टाइप्स ऑफ वेव में देखेंगे। तो हालांकि अभी यहाँ पे हमें नहीं पढ़ना है सब चीज़, तो हमें सिर्फ वेव के बारे में भी जान लेते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब दोस्त इसमें जब एक पैटर्न हमको जब दिख रहा था, तो इस पैटर्न को हम लोग समझने की कोशिश किए और कुछ नाम दिए। तो दोस्तों इस तरीके से हम देखें कि एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, एक फिक्स रिफरेंस के अबाउट, देखिए फिक्स रिफरेंस के अबाउट ये पार्टिकल ऊपर नीचा हो रहा था। नहीं, यही ना हो रहा है, देखिए ना, यहाँ देखिए, यहाँ है, इसके अबाउट देखिए, ये गया ऊपर फिर आया नीचे, गया ऊपर फिर आया नीचे, है कि नहीं? तो ये फिक्स पॉइंट के अबाउट कर रहा था। तो हम लोग एक जो एक फिक्स रेफरेंस लिए, इस रेफरेंस को बोले कि भाई देखिए ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। कहने का मतलब है कि जब पानी में पत्थर मारे थे, तो पत्थर मारने पर क्या हुआ था दोस्तों, पानी में जब पत्थर मारे थे तो पानी का जो सरफेस पहले से था वो वैसा ही था, उसके ऊपर पानी गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। तो जो सरफेस था वो मीन पोजीशन है, उसके ऊपर वेव गया, नीचे वेव, ऊपर नीचे। तो ये जो ये क्या हो गया, मीन पोजीशन। पानी का सरफेस है, उसके जब ढेला मारे तो पानी ऊपर नीचे हो रहा है, तो उस सरफेस के अबाउट हो रहा है ना, तो हमारा क्या हुआ, मीन पोजीशन हुआ। हालांकि हम पानी के केस में लेंगे, ऐसा जितने भी वेव होंगे सारे के केस में लेंगे। समझ में आया? बहुत बढ़िया दोस्तों, अपेक्षा करते हैं कि आप इन सब बातों को अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। ठीक, अब दोस्त देखिए यहाँ पे ध्यान से, हाँ ये थोड़ा सा मजे लेने के लिए बना लिए कि देखिए किस तरीके से ये जो एनर्जी है, देखिए ध्यान से, ये जो एनर्जी है हम यहाँ दिए और ये वेव के रूप में ट्रांसमिट होते हुए जो एनर्जी है, इस ये जो कुत्ता है, जो कुत्ते का बच्चा है, उस पर प्रभाव किस तरीके से दिखा रहा है।
मतलब ये आखिर कहने का मतलब है कि जो हमारी एनर्जी है वो वेव के रूप में ट्रांसफ़र हुई एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और चूंकि एनर्जी ट्रांसफ़र हुई तो एनर्जी का प्रभाव भी दिखेगा। तो वो एक थोड़ा सा मजे लेने के लिए हमने एनिमेशन बाबा गूगल बाबा से ढूंढ के डाल दिया था यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्त देखिए ध्यान से, यहाँ ये जो आप देख रहे हो ये वेव, ठीक है, इसमें हम लोग कुछ कुछ नाम दिए, सब आप जानते भी होइएगा। देखिए इस ऊपर वाला पोर्शन को, जब वेव का जो ऊपर मेन पोजीशन से जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है, सबसे ऊपर वेव जाएगा ऊपर की ओर तो सबसे अधिक ऊंचाई तक कहाँ जा सकता है, ये पार्टिकल जब मूव करेगा तो सबसे मैक्सिमम कहाँ तक मूव कर सकता है। ये जो पार्टिकल मूव करेगा इस पोजीशन से तो मैक्सिमम कहाँ तक मूव कर सकता है, उस पोजीशन को दोस्तों हम लोग बोले मैक्सिमम कहाँ तक मूव कर सकता है, तो उस पोजीशन को दोस्तों हम लोग बोले क्या, क्रेस्ट। क्या बोले, इस टॉप मोस्ट पोजीशन को बोलते हैं ऊपर की ओर क्रेस्ट। नीचे की ओर जब आएगा दोस्तों इसको बोला जाता है ट्रफ। क्या बोला जाता है, ट्रफ। इसको क्या बोला जाता है, ट्रफ। नीचे वाले को क्या बोलता है, ट्रफ। हाईएस्ट पॉइंट को क्रेस्ट और इसको ट्रफ। दोस्तों मीन पोजीशन से जो क्रेस्ट का जो हाइट होता है दोस्तों, उस इस किसी भी वेव का, जिस वेव में हो तो उसका इसका कहा जाता है, यह उसका एम्पलीट्यूड है। क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। अब चूंकि एक हाइट है तो एम्पलीट्यूड को हम लोग मीटर में मापेंगे, तो यानी या फिर ये भी एम्पलीट्यूड ही होगा, ये भी क्या होगा, एम्पलीट्यूड ही होगा। या क्रेस्ट की हाइट देख लो मीन पोजीशन से, या फिर ट्रफ की हाइट देख लो मीन पोजीशन से, वो क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। अच्छा दोस्त एक बात और भी, जो आपका दो लगातार ये क्रेस्ट हुआ, ये भी क्रेस्ट हुआ, लगातार दो क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होती है ना दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। दो कंजिक्यूटिव कहने का मतलब लगातार, दो लगातार वेव के बीच, दो लगातार क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बात समझ में आया दोस्तों। अच्छा, जितने वेलोसिटी से वेव आगे बढ़ती है उसको हम लोग बोलते हैं वेव वेलोसिटी। आगे चल के हम सब एक एक करके हम सबको हम लोग परिभाषित कर लेंगे। तो चलिए अब फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड कितना साइकिल, देखिए आप ध्यान सुनिएगा, इसको बोलते हैं, जैसे यहाँ से वेव शुरू हुआ यहाँ से, और एक बार ये क्रेस्ट बनाया, एक बार ये ट्रफ बनाया, और एक बार ये ट्रफ बनाया, एक बार ये क्रेस्ट बनाया दोस्तों, तो इसके बाद ये कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों इसको बोलते हैं एक साइकिल। क्या बोलते हैं, एक साइकिल। क्या बोलते हैं, ये वन साइकिल कंप्लीट हो गया। अब मान लीजिए यहाँ से वेव फिर शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। जैसे यहाँ से फिर शुरू हुआ तो यहाँ से यहाँ तक, यानी एगो ऊपर वाला बाबा जी के चंदन है, एगो नीचे वाला बाबा जी के चंदन है कि नहीं। ये चंदन उल्टा करके, ये चंदन सुल्टा करके बाबा जी का है कि नहीं। तो दोनों मिला के एक साइकिल कंप्लीट करता है। चाहे जहां से भी ले लो, एक चंदन उल्टा एक चंदन सुल्टा, एक चंदन उल्टा एक चंदन, ऐसा बाबा जी चंदन करता है ना, हो ऐसे करके, है ना। तो एक जो आपको ये पता चल चुका होगा कि ये आपका वेव, ये जो आपका इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं एक साइकिल। क्या बोलते हैं, साइकिल। क्लियर हो गया सब बात। चलिए तो एक एक करके सब बात को लिखते हैं, और जो भी परिभाषा होगा तो आप क्या कीजिएगा, अपने कॉपी में ये वाला लाइन लिखने के बाद एक पिक्चर ये वाला बना लीजिएगा अच्छा सा, ठीक है, पार्ट्स ऑफ वेव करके, ठीक। और फिर एक एक करके हम लोग इसकी परिभाषा को देखेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं परिभाषा को। तो इसमें आप देखिए लिखें क्या, सम पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब दोस्त अब ये बात समझिए, पहले हेडिंग लगा दिए, कुछ अजीब सा दिख रहा है कि सम कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर, ये क्या है दोस्तों। हम अभी जान रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव है, अभी वेव सोच के चल रहे हैं। आगे चल के आपको बताएंगे कि ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है, तो पार्टिकल नेचर पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन तत्काल पहले क्या बात करेंगे, अभी वेव के बारे में बात करेंगे। तो दोस्त देखिए, कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में तो आपको कोई शक नहीं है, पैरामीटर और कैरेक्टरिस्टिक्स समझिए। अच्छा, पैरामीटर क्या होता है पहले ही समझिए। अभी पैरामीटर वर्ड बहुत आपको सुनने को मिलेगा। क्या होता है पैरामीटर दोस्तों, सुनिए बताते हैं। जब लड़की वाला जाता है लड़का वाला के देखने के लेके, ब्याह करने के लेके, तो वो क्या क्या चीज देखेगा उसके अंदर में, कुछ चीजें होंगी ना जो फिक्स करेगा कि इसके बेसिस पे हम लड़का को सेलेक्ट कर लेंगे, होता है ना हो।
तो वो सब पैरामीटर कहलाता है। जिस चीज़ से किसी चीज़ की निर्भरता जिस चीज़ पे है, जिस चीज़ से वो जुड़ा हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं कि उसका वो पैरामीटर है। तो जैसे वो पैरामीटर लेके गया है ना, अब मान ले पैरामीटर क्या लेके गया, शादी करने के लिए जब गया तो पैरामीटर क्या लेके गया, जैसे जब शादी जाता है शादी करने तो क्या करता है कि अच्छा लड़का का सैलरी क्या है, पता नहीं सैलरी देखेगा, नेचर क्या है लड़का का, नहीं लड़का कमाता कितना है महीना में, नेचर कितना है ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसा है ना हो, और बताना है। और आदमी तो बैकग्राउंड भी देखता है, पता नहीं क्या सब चीज़ें हैं, जो भी है वाट एवर एल्स, बैकग्राउंड कैसा है। तो ये सब उसका जो आदमी है, अब किसी का पैरामीटर 3 होगा, किसी का 4 होगा, देखने का सबका अपना नज़रिया है, तो ये उसके लिए उसका पैरामीटर होगा, जिससे वो उसकी कैरेक्टर को डिफाइन करेगा कि वो लड़का उसके लड़की के लिए सही है कि नहीं है। बात समझ आ रही है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेगा कि नेचर कैसा है, स्वभाव में कैसा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है, सैलरी कैसा है, ये कुछ टर्म्स है जिस टर्म में वो लड़का के क्या देखेगा, कैरेक्टर को देखेगा और उससे मैच करेगा तो ठीक है, नहीं तो कल। तो वही बात हम कह रहे हैं, चूंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे हैं, तो वेव होगा तो वेव का अपना कुछ कैरेक्टर होगा, है ना, पैरामीट्रिक कैरेक्टर, मतलब उस पैरामीटर से हम उस वेव को समझ पाएंगे। तो गुण, तो वही गुण तो अभी देख रहे हैं, वही ना गुण देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव है, तो उस वेव को कथी से समझ सकते हैं, तो क्या क्या चीज़ पे वेव निर्भर करता है, वेव के बारे में क्या क्या बताता है, तो उसका वेव लेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो ये सब उसका कैरेक्टर है, तो जिससे हम पैरामीटर से उसकी पूरी गुण को समझ सकते हैं। तो वही हम लोग इसीलिए हेडिंग लगाए दोस्तों, यहाँ पे क्या लगाए हेडिंग, ये कि कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर, जिससे उस वेव को समझाता है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर जिस पे वो निर्भर करता है वो कौन कौन सा है। बात समझ में आ गया, इस वर्ड का मतलब समझ में आया। तो उसके बारे में, उस वेव के बारे में जब हम लोग जानने चलेंगे तो हमको पता है ऑलरेडी कि हम लोग एम्पलीट्यूड की चर्चा करेंगे। तो एम्पलीट्यूड के बारे में क्या बोले कि मैक्सिमम हाइट जो होता है वो किसका, वेव जो ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट करने का मतलब क्या होता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है, ऑसिलेशन। बात समझ में आ रही। तो दोस्त मैक्सिमम हाइट ऑसिलेशन में जो वेव ले सकता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। अच्छा, इट इक्वल टू द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। नहीं, या तो इसको आप क्रेस्ट का हाइट ले लीजिए या क्रेस्ट या ट्रफ का डेप्थ ले लीजिए, ये बोल दीजिए, ये भी एम्पलीट्यूड, या फिर ये बोल दीजिए। नहीं, तो ये चीज़ आपका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसमें एक बात और भी, चूंकि ये एक लंबाई होता है, हाइट ये क्या है, लंबाई, तो जनरली अगर हम इसको ऐसा यूनिट में मापे तो मीटर में मापेंगे। एम्पलीट्यूड कभी भी दिया रहेगा तो किसमें दिया रहेगा, मीटर में, सेंटीमीटर में, मतलब क्या आने का मतलब लेंथ की यूनिट में दिया रहेगा। तो इसका यूनिट क्या होता है, वो मीटर, या तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, हालांकि याद रहेगा क्योंकि एक तरह का हाइट है, तो आप इसको लिख सकते हैं इट मेजर्ड इन मीटर और सेंटीमीटर, या ऐसा यूनिट इज मीटर। या फिर कभी कभी आपको ये जो दिया रहता है वो आपको लेंथ की यूनिट एंगस्ट्रम सब में दिया रहेगा, लेकिन ज़्यादातर आपको वेव लेंथ एंगस्ट्रम में देखने को मिलेगा। एम्पलीट्यूड की चर्चा होती है ये भी बहुत ज़्यादा, लेकिन ध्यान रखिएगा, तो जनरली ये मीटर में दिया रहेगा या सेंटीमीटर में दिया रहेगा। ठीक, बात क्लियर हो गया इसका दोस्त। अब बात करते हैं हम लोग इसमें वेव लेंथ की। तो दोस्त वेव लेंथ के बारे में अभी बताएं कि दो कंसेक्यूटिव यानी लगातार क्रेस्ट के बीच या ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग, उसी डिस्टेंस को क्या नाम देते हैं, वेव लेंथ। ध्यान दीजिएगा इस पे, वेव लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या वेव ट्रफ, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव क्रेस्ट या वेव ट्रफ, दो क्रेस्ट के बीच या ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेव लेंथ बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक मिनट दोस्तों, कुछ लग रहा है टेक्निकल इश्यू आ गया। अरे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्बडा, ठीक है दोस्तों,
लैम्डा से रिप्रेजेंट करता है। लैम्डा ऐसा सिंबल होता है, हम सबको पता है दोस्तों, नहीं पता है तो जान लेंगे। लैम्डा, दिस इज द सिंबल ऑफ लैम्डा। तो ये ग्रीक लेटर लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। जनरली दोस्तों इट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ, पॉइंट वाइज लिख लोगे, इट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में? मीटर में, सेंटीमीटर में, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रम में। और एक एंगस्ट्रम कितना होता है दोस्तों? एक एंगस्ट्रम जो होता है वो 10 के पावर -10 मीटर होता है। ये कई बार आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। तो ये एंगस्ट्रम में मेजरमेंट किया जाता है। जब आपको कुछ बात रहे ऐसा तो बगल में जब लिखा जाता है तो आप बगल में भी ब्रैकेट देके आप भी लिख लोगे अच्छे से। तो दोस्तों ये बात समझ में आपको आ गई, एम्पलीट्यूड समझ गए, वेवलेंथ समझ गए। अब आइए बात करते दोस्तों हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में, है ना, फ्रीक्वेंसी के बारे में। वैसे फ्रीक्वेंसी को हम लोग एक और टर्म में बोलते हैं, लेकिन यहाँ देख लेते हैं, उसके बाद आपको दूसरे टर्म में भी समझाते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव क्रेस्ट थ्रू दैट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट पर सेकेंड। यानी देखिए, ध्यान सुनिएगा कि किसी एक गिवन पॉइंट से कितना वेव और क्रेस्ट पर सेकेंड पास कर रहा है, दैट इज द कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। या फिर दूसरी भाषाओं में हम कहें कि नंबर ऑफ साइकिल, एक साइकिल कितना बोलते हैं दोस्त? एगो बाबा जी के चरण नीचे एगो ऊपर है, इसी को ना एक साइकिल बोलते हैं। नंबर ऑफ साइकिल मेड पर सेकेंड, कोई भी वेव होगी कितना साइकिल बनाता है पर सेकेंड। जैसे ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई वेव 1 सेकेंड में इतने साइकिल बनाया और कोई वेव 1 सेकेंड में इस तरीके से कई साइकिल बना लिया, तो हम कहेंगे भाई इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये भी बोलते हैं हम लोग, दोनों तरीका से हम बोल सकते हैं बात को। अच्छा दोस्त, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर म्यू। अब देखो ध्यान से सोचो, ये इस तरीके से ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग म्यू से, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को। या कभी कभी हम लोग इसके लिए यूज कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी f भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इट इज़ एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ पर सेकेंड। चूँकि हम लोग अभी बात करेंगे कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसकी जो फॉर्मूला होती है वो कहता है नंबर पर सेकेंड कितनी साइकिल बनती है। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। अब दोस्त एक चीज़ और इसमें छूट गया होगा कि आखिर टाइम पीरियड किससे कहते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड किसे कहते हैं? तो फ्रीक्वेंसी के नीचे हम लोग लिख लेंगे टाइम पीरियड, या फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही लिख लेंगे, हम आपको लिखा देते हैं। फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बाई टाइम पीरियड। तो कितने एक मतलब पर सेकेंड कितना साइकिल बना लेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। दोस्तों फ्रीक्वेंसी को जनरली हम लोग, है ना, हर्ज में मापते हैं। किस में मापते हैं? हर्ज में। पर सेकेंड को हम लोग हर्ज भी बोलते हैं। पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? हर्ज। आपको पता है कि 1 बाई टाइम हुआ तो 1 बाई सेकेंड मतलब सेकेंड के इनवर्स, तो इसीलिए यहाँ पे एक यूनिट लिखा हुआ है, इट एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ पर सेकेंड, है ना। सेकेंड इनवर्स बोलिए या फिर पर सेकेंड भी बोलिए, दोनों बात सेम है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड हर्ज। पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? हर्ज बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ आपका छूट गया हुआ जो हम अभी लिखवा दे रहे हैं दोस्त, वो क्या कि आप लोग हेडिंग और लगा लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी से अगर फ्रीक्वेंसी नोट कर लेते तो ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी से पहले आप एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है सो ध्यान, टाइम पीरियड नोट कर लीजिएगा। इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं दोस्तों। टाइम टेकन टू, टाइम पीरियड एक टाइम होगा, टाइम टेकन टू कितना टाइम? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल, कंप्लीट 1 साइकिल of wave is called time period, is called time period। ओके दोस्तों, तो इसको कहते हैं कि एक साइकिल कंप्लीट करने में
जितने टाइम लग जाता है यहाँ इस तरीके से बनने में, जितने टाइम लग जाएगा उस टाइम को हम लोग दोस्तों बोलेंगे टाइम पीरियड। क्या बात समझ में आ गया दोस्तों? तो अभी आपको टाइम पीरियड भी समझ में आ गया होगा, आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक और कॉन्सेप्ट है जिसको भी हम लोग जान लेते हैं, और वो क्या है, वेव नंबर से आप क्या समझते हो? तो दोस्तों वेव नंबर कहने का क्या मतलब है कि पर यूनिट, देखिए उसमें था क्या, देखिए एक फ्रीक्वेंसी डिफाइन किया हम लोग, कैसे फ्रीक्वेंसी डिफाइन किया कि देखिए कि कितने नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, इसको फ्रीक्वेंसी डिफाइन किए। तो हम लोग क्या कहें कि नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल पर, लेमडा आपका क्या लंबाई है, तो अगर इसे डिवाइड करेंगे तो कोई एक यूनिट जो हमारा लेमडा है वो एक वेव लेंथ है, अगर हम उसे डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट लेंथ ही आएगा। मान लो किसी नंबर को किसी नंबर से अगर डिवाइड करते तो पर यूनिट आता है, एक में कितना है वो आता है। तो दोस्त ध्यान सुनिएगा, तो वेव नंबर क्या हुआ, कहा कि नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट लेंथ कितना बन रहा है, तो हम लोग दोस्तों उसको कहें क्या कि वो वेव नंबर होगा, और उसकी रिप्रेजेंट करने के लिए म्यू बार का यूज करते हैं। म्यू के ऊपर में एक लाइनिंग, म्यू बार से डिनोट करते हैं किसको, वेव नंबर को। तो द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, यानी हम कह सकते हैं म्यू बार बराबर 1/λ, 1/λ यानी वेव नंबर। ओके तो दोस्त ध्यान सुनिएगा, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव या नंबर ऑफ वेव बोलिए, है ना, नंबर ऑफ वेव बोलिए या नंबर ऑफ साइकिल कहिए, है ना, पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितना नंबर ऑफ वेव है, हम उसको क्या कहते हैं वेव, उसको हम लोग क्या कहते हैं वेव नंबर बोलते हैं। दोस्तों इट इज डिनोटेड एज द म्यू बार, जो म्यू बार हम लोग यूज किए हैं, म्यू बार से डिनोट करते हैं इसको, म्यू बार से, एंड इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। और हम लोग कहें कि म्यू बार दैट इज म्यू बार इज इक्वल टू द, म्यू बार इज इक्वल टू द 1/λ, 1/λ, 1/λ। ओके ये बात समझ में आया? अच्छा 1/λ है ना, या द ऐसा यूनिट ऑफ इट। अब ऐसा यूनिट क्या होगा भाई, लेमडा का क्या होता है मीटर, लेमडा का किस में मापते हैं मीटर, ऐसा यूनिट में। मीटर का क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा मीटर इनवर्स, जैसे यहाँ पे सेकेंड इनवर्स हुआ था ना फ्रीक्वेंसी में, उसी तरीके से दोस्त ये क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, समझ में आ गया? तो आप डेटिज करके ये बात भी वहां पे नोट कर लोगे, फॉर्मूला हो गया क्या, किसी निकालने का वेव नंबर। कभी ऐसा वेव नंबर कभी बोल दे तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि वेव नंबर क्या होता है। यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ साइकिल बनते हैं वही क्या कहलाता है, वेव नंबर कहलाता है। अब पर सेकेंड में जितने साइकिल बनते हैं वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है, पर सेकेंड में जितने साइकिल बनते हैं वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है, और पर मीटर लेंथ पे जितने नंबर ऑफ साइकिल बनते हैं वो क्या कहलाता है, वेव नंबर कहलाता है। क्या आपको बात क्लियर हो चुका है वेव नंबर का? तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और ब्रैकेट में यहीं पे म्यू बार लिख लीजिएगा, ठीक है? ओके क्लियर दोस्तों? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वेव वेलोसिटी की तरफ, यानी वेव की वेलोसिटी क्या होंगी, वेव जो चलेंगे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और यहाँ डिस्टेंस जो हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर डिस्टेंस वो लेमडा के टर्म में होगा। तो दोस्तों सिंपल सा तरीका है कि जो वेव वेलोसिटी होंगी वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ हम लोग जो लीनियर वेव जब आगे बढ़ती रहती है तो इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, इसका मतलब ये इधर के क्षेत्र में डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस लेमडा होता है और टी हमारा टाइम पीरियड होता है। तो यानी टाइम से अगर हम लेमडा को डिवाइड कर दे तो ये हमारा क्या कहलाता है, वेव वेलोसिटी कहलाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं, इसी बात को क्या कह सकते हैं दोस्त, ध्यान से देखिएगा, जरा सा हम इसको इरेज कर दें। ओके ठीक है दोस्त, हम बात करते हैं यहाँ पे कि इट इज डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितनी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करता है वेव, वो उसकी वेव वेलोसिटी। क्योंकि हमको पता है कि वेव जब आगे बढ़ेगी तो कुछ लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और जब वेव लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करती है कितने पर सेकेंड कितना कर रहा है वही तो उसी को वेलोसिटी कहा जाता है। हम लोग कहते हैं वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इक्वल वेलोसिटी, है कि नहीं, जानते हैं? तो लीनियर डिस्टेंस
जो कवर्ड होगा वो एक तरह का डिस्प्लेसमेंट ही होता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में। तो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी, है ना। और एक बात और भी अलग तरीके से कह सकते हैं कि अगर वेव वेलोसिटी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ई हो गया क्या, ये फॉर्मूला हो गया वेव वेलोसिटी का, लेमडा बाई टाइम, और इसको किस में मापेंगे, यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि लेमडा का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का सेकेंड। अब दोस्त ध्यान से सुनो, इसी बात को आपको पता है ऑलरेडी कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, ध्यान सुनिएगा, अभी आपको पता है लेमडा, आप इसको लिख सकते हैं 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड को ही तो क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी बोलते हैं तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अच्छा दोस्तों यहाँ पे भी रोका हुआ है दोस्त, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1/टाइम पीरियड क्या होता है, 1/टाइम पीरियड को तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा लेमडा इंटू एफ। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम लेमडा को यानी वेवलेंथ को मल्टीप्लाई कर दे फ्रीक्वेंसी से, तो वो हमारा वेवलेंथ आ जाता है, क्या आता है, सॉरी वेव वेलोसिटी आ जाता है, क्या आता है, वेलोसिटी। यानी वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दे, किससे, वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई। तो आप दोनों फॉर्मूला याद रखोगे भी, हालांकि ये याद रखोगे तो ये बन ही जाएंगे, है ना। भी वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी बराबर लेमडा अपॉन टाइम, और वेलोसिटी बराबर लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी, दोनों फार्मूला। अब कभी भी कहीं भी काम आ सकते हैं, क्योंकि अब ये सब बेसिक लेवल का है कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये आप जहाँ भी रखोगे कहीं भी काम आ सकते हैं, तो इसलिए सबको ध्यान में ही रखोगे हर समय। और दोस्त इसी बात को यहाँ पे आगे लिखा गया, द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड कैन बी ऑब्टेन बाय द मल्टीप्लाइंग फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई विथ वेवलेंथ इन मीटर। तो वेवलेंथ को अगर हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, कौन, वेव वेलोसिटी आ जाएगा। क्या बात क्लियर है। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया। तो आप क्या करो, ये बात लिखने के साथ ही इस बात को भी नोट डाउन कर लोगे, यानी ये फॉर्मूला भी, ये फॉर्मूला भी और ये फॉर्मूला भी। तो जितने भी फॉर्मूला लिखा गया वो फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा, और बाकी ये, तो ये था हमारे वेव के बारे में कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो हम लोग सीखे। क्या क्या सीख लिए हम लोग सीख लिए कि भाई एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, और वेव वेलोसिटी क्या होती है। तो इतने तरीके की बात अब हम लोग जान लिए हैं। तो अब वेव के बारे में ऑल द हमें आइडिया है। जब आप कभी भी हम वेव की चर्चा करेंगे तो आपको इस सब से रिलेटेड कुछ भी बात आएगी तो आपको लगेगा कि हम जानते हैं। हालांकि देखिए वेव अलग अपने आप में एक चैप्टर है, एक बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं चैप्टर है, लेकिन हम लोगों को उस चैप्टर को भी पढ़े, हम आपको भी पढ़ाना है एटॉमिक स्ट्रक्चर की, हम अभी वेव पढ़ाने चल जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। तो हमें जितना चाहिए उतना सीख लिए, बात समझे, जितना चाहिए उतना सीख लिए हैं। अब जब चैप्टर जिस समय आएगा उस समय देखा जाएगा, जहिया आएगा वही देखा जाएगा, लेकिन अभी जितना चाहिए था उतना हम लोग को आ गया। अब इसके आगे जहाँ जरूरत पड़ेगा हम आपको बताते रहेंगे उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, बस इतना भी सफिशिएंट है हमारे लिए यहाँ के लिए। अब मामला आती है दोस्तों कि मामला ये आया कि हम लोग एक्सपेरिमेंटली क्या पाए जब देखे तो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एक पार्टिकल के गुण को भी शो कर रहा था, एक वेव के गुण को भी शो कर रहा था, वेव के गुण भी मैच कर रहा था, पार्टिकल के गुण भी मैच कर रहा था, यानी एक ही चीज में दोनों तरीके के गुण मैच कर रहा था। तो जाके हम लोग सोचना शुरू किए डुअल नेचर, यानी दो गुण, दो ठो गुण के बारे में सोचना शुरू किए, यानी जिसको बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो यहीं से शुरुआत हुई। तो आगे चल के हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन केवल वेव वाली गुण ही नहीं शो करती है, उसमें पार्टिकल की भी गुण होती है, और इसी के गुण को लेके आगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट आया। और इसे पढ़ना है हमें, ऐसा नहीं कि फालतू में हम लोग उधर घूम रहे हैं, ये अभी इसी सब को आपको ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ना है, सारी चीज़ें पढ़नी है इसमें, हमें जो हमारा टॉपिक है उसमें सारे पढ़ने। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर आया, तो हम लोग चूंकि रिलेट करते पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग को आराम से सारी चीज़ें पता चलते चलेगा कि कैसे कैसे आगे हम बढ़े हुए हैं, बात समझ रहे। तो अगला कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाएंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव की तरह ही नहीं पार्टिकल की तरह भी ट्रीट किया जाता है। और आप वहाँ आपको समझाएंगे कि वेव और पार्टिकल नेचर को हम लोग दो तरह के नेचर को समझने के क्या परसेप्शन है, क्यों हम दो तरह के नेचर को कंसिडर करने जाते हैं, दो तरह के बात को समझने जाते हैं कि एक चीज़ में डुअल नेचर होगा। और ये डुअल नेचर ऑफ मैटर से क्या समझते हैं हम, और इसको किस तरीके से मतलब कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया है, उन सारी बातों को आपको समझाएंगे। और फिर हम आगे इसकी क्लासेस में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे।
क्या बात समझ में आ रहा है? तो अगला टॉपिक हम लोग का क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल नेचर भी शो करती है। इन बातों के साथ हम समराइज करेंगे और कॉन्सेप्ट को आगे रिलेट करके आगे बढ़ाएंगे। तो आपका काम क्या है, आज इन सारी बातों को नोट करना। ऐसे तो बचपन में पढ़े थे तो याद होगा, एक बार रिवाइज कर लेना है और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। पूरा रिवीजन शुरू से लेकर अभी तक होना चाहिए, एक बार शुरू से। हम जब खत्म करें तो याद हो जाना चाहिए पूरी। आपका ऐसा होना चाहिए सर हमें पूरा कहीं से पूछ लीजिए हम बता देंगे, जो पढ़ा दिए आप हम कहीं से पूछ लीजिए हम कुछ भी बताने के लिए तैयार है, ऐसी होनी चाहिए। क्योंकि जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं इतना तो आप थोड़ा सा मेहनत तो कर ही सकते हो। अगर इसमें इस मेहनत के अलावा अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा, है ना। थोड़ा सा अगर टाइम मिल जाए दोस्त पॉलिटेक हब के लिए, अपने फैमिली के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो दोस्तों उसको शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में किसके साथ, पार्टिकल नेचर की बिहेवियर को आपको समझाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।